Hello my dear students, hope you all are doing well. I'm your chemistry teacher Diksha and I welcome you all to our lesson number 3, atoms and molecules. So let's see students, what are we going to do in this particular lesson? Initially students will talk about the very important laws of chemical combination, okay? So two very important laws we are going to study. Later students will talk about atoms and molecules. हम समझेंगे atoms और molecules होते ही क्या हैं और उसके बाद हम देखेंगे finally we'll conclude our lesson by understanding how can we write compounds, the formula, okay? The chemical formula of various compounds we'll understand, but today's video lesson is all about understanding these laws of chemical combination. But before we do that students, let's understand what matter is. हमें पता है स्टूडेंट्स मैटर जो भी हमारे आसपास है वो सब क्या है, मैटर है. मैटर इज एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. और हम ये भी जानते हैं कि मैटर 3 स्टेट्स में आता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट्स. चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसियस स्टेट हो, ऑल फॉर्म्स ऑफ मैटर दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स. ये हम सब ने समझा था, राइट? नाउ द एंशिएंट इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर्स, उन्होंने ये समझने की कोशिश की, इस अनसीन फॉर्म ऑफ मैटर को समझने की कोशिश की थी. एंड वन ऑफ द इंडियन फिलोसोफर्स महर्षि कनाड, उन्होंने कुछ बात बताई है किसके बारे में, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर के बारे में. ही पोस्टुलेटेड समथिंग अबाउट द डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर. ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा स्टूडेंट्स, उन्होंने ये पोस्टुलेट किया कि जब भी मैटर है उसको आप फटाफट से डिवाइड करते जाए, छोटे छोटे फाइनली पार्टिकल्स में डिवाइड करते जाए. देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल बी नो डिवीजन, द डिवीजन ऑफ पार्टिकल्स विल नॉट बी पॉसिबल, फर्दर डिवीजन विल बी impossible. All right, so what did he postulate, that if we divide पदार्थ क्या होता है, मैटर. तो पदार्थ को अगर हम डिवाइड करते जाए फर्दर, we will obtain the smallest particle beyond which further division is not possible. तो ये हम करते जाएंगे and we'll finally reach a state जब हम उससे ज़्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे मैटर को. ठीक है, और इसीलिए इन सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को क्या नाम दिया था, कहा गया था इन्हें परमाणु. All right, now the Greek philosophers also had the same theory. Greek philosophers like Leucippus and Democritus, they also propose the same thing, that if you keep on dividing matter, there will be a time when we'll get the small indivisible particles. इससे ज़्यादा आप particles को डिवाइड नहीं कर सकते. तो जब वो स्टेज आती है, उन particles को इन Greek philosophers ने क्या नाम दिया, atoms. Atoms means indivisible, right? So ये थी earlier ancient Indian and Greek philosophers की बात थी, right? ये उस टाइम की बात है स्टूडेंट्स, अराउंड 500 BC. इतनी पहले की बात है जब हमारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ने एडवांसमेंट भी नहीं ली थी, राइट? इनफैक्ट एलिमेंट्स और कंपाउंड्स अभी तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे, तब इन फिलोसोफर्स ने ये थ्योरी दी थी. बट इट वॉज ऑल अबाउट थ्योरी, कुछ इसका प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था. बट बाय द एंड ऑफ 18th century स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, धीरे धीरे हमें इन एलिमेंट्स से बने कंपाउंड्स के बारे में पता चला, राइट? तो उसके बाद जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट किया और फिर ये जानने की कोशिश की दैट व्हाई दीज एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म कंपाउंड्स, व्हाट इज द रीजन. द रीजन वाज दैट दे कंबाइन इन अ केमिकल रिएक्शन. रीजन समझने के लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, राइट? व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस स्टूडेंट्स? इन अ केमिकल रिएक्शन, the initial substances which you have taken, the reactants, they react and a change is brought about. ये जो chemical change होता है, इन reactants को किस में change करता है, new substances में change करता है, जैसे हम कहते हैं products. So reactants change into products in a chemical reaction. हम इसे आसान भाषा में कैसे समझेंगे, आपके घर में केक अगर आप बनाते हैं, so there are so many ingredients which you take. So we have flour, we have chocolate, eggs, baking powder, baking soda, oil or butter. We all mix them together and then we start baking. After the baking process, हमें जो final product मिलता है वो क्या है, एक cake. Can you get back the original ingredients from which a cake is made? No. So basically students, chemical reactions में जब products बनते हैं तो आप उससे reactants वापस नहीं लेकर आ सकते, right? They are mostly irreversible. Now ये तो था हमारा normal reaction.
जब हम केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे हम उन्हें क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जब आपस में मिलते हैं, कंबाइन करते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है तो एक प्रोडक्ट बनता है। सो दिस इज व्हाट वी कॉल केमिकल रिएक्शन. Is that clear? Now students, when any chemical reaction is going on, then a few scientists like Lavoisier, what he did some experiments. उसने ये जानने की कोशिश की कि हम जब भी chemical reactions करवाते हैं तो कौन से laws इन chemical reactions को govern करते हैं. Okay, so after many experimentations by Lavoisier and Proust, okay, Joseph L. Proust and Lavoisier, both of them worked together and they gave two very important laws which are known as laws of chemical combination. मतलब chemical combination मतलब जब भी chemical reaction होती है तो यहाँ पे ये दो laws जो है इन chemical reactions को govern करते हैं. If you have any chemical reactions, these laws will be fulfilled. कौन से laws है ये? Law of conservation of mass and law of constant proportion, or we call it as law of definite proportion. ठीक है, ये दो laws बहुत important students. Let's see one by one what they are trying to say. First of all, let's see what is law of conservation of mass. कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है कि मास कंजर्व्ड होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में. व्हाट डज दैट मीन? दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. So you take any chemical reaction, students, okay, any chemical reactions, what will happen? Whatever the mass of reactant is, the total mass of the reactants will always be equal to the total mass of the products. That means mass is not created nor it is destroyed. That means students, if I have taken suppose 30 grams of reactants, मैंने जो जितने भी reactants लिए, maybe 1, 2, 3, how many reactants I have, the total mass of the reactants is 30 grams, okay. जब मैंने chemical reactions करवाई उसके बाद जो फाइनल हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, अगर उन सारे प्रोडक्ट्स का मास टोटल कर दे तो वो एग्जैक्टली 30 ग्राम्स ही आएगा, नॉट मोर नॉट लेस. ऐसा नहीं कि केमिकल रिएक्शन के बाद मास थोड़ा सा बढ़ गया या थोड़ा कम हो गया. इज दैट क्लियर? सो मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction. This is a very very important law and all the chemical reactions follow it. आप कोई भी chemical reaction ले लीजिए, आपके reactants का जो mass होगा वो products के mass के हमेशा equal होगा. Okay, so if you weigh them they will be always equal. So if you have reactant A reacting with reactant B, the product formed is AB. Okay, this is an general example. Now mass of A, if you add the total masses of the reactants, it will be equal to the total mass of the products, right? Even if the product is not a one product, okay, if there are many products, for example, if we have C plus D plus E, suppose we have 3 products formed, so what you have to do, आप तीनों का total कर लीजिए mass, it will be equal to the total mass of the reactants. Got it, students? Now students, there is an experiment to show this conservation of mass. How can we prove? So the experimental setup is like this. What they have done, they have taken a conical flask and inside the conical flask they have taken a small ignition tube. Okay. One of the solution, okay, so there are 2 solutions which are reacting, okay. One of the solution is taken in the conical flask which is a solution of sodium carbonate. दूसरा जो solution है वो इस ignition tube में है. It is a solution of copper sulfate. All right. Now this conical flask is sealed by putting a cork on top and there is a thread. ये जो ignition tube है उससे एक thread जा रहा है and that is coming outside. All right. So this is the complete setup of the experiment. Now what is the experiment? We have taken 2 solutions. यहाँ दो solutions लिए हैं, उनके बीच में एक chemical reaction होगी. Right now students, there is no chemical reaction going on, ठीक है? Because both the solutions are in separate apparatus. यहाँ पे conical flask में एक solution है, दूसरा solution हमारा ignition tube में. So they are separated. Okay? For now they are separated. Now what you need to do? By the help of this thread, what we have to do? We will just tilt this ignition tube so that the solution of copper sulfate can go inside this solution of sodium carbonate and we'll swirl this conical flask. तो क्या हो रहा है students, हमने क्या किया, इन दोनों solutions को mix कर दिया. Got it? Now when we mix the solution, a chemical reaction occurs.
इस केमिकल रिएक्शन के होने से पहले हमने क्या किया, कोनिकल फ्लास्क को वे कर लिया था, ठीक है। बिफोर द केमिकल रिएक्शन सपोज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज 30 ग्राम। अब उसके बाद जब हमने थ्रेड से क्या किया, इस सोल्यूशन को मिक्स किया, सो आफ्टर द रिएक्शन ऑल्सो स्टूडेंट्स व्हाट विल हैपन, the total mass of this container will remain the same. Again it will be 30 grams. Again it will be 30 grams. Okay, so this experiment shows कि पहले reaction के जो हमने weigh किया था, reaction के बाद भी क्या हुआ students, इसका weight same आ रहा है, ठीक है। So the total mass of the reactants is equal to the total mass of the product. Is that clear? Right? Okay. Now the same kind of reaction is there when we have these two containers, all right. One of the container has, again this conical flask has sodium sulfate solution and this ignition tube is having calcium chloride solution, and we have closed this container by putting a cork. अब क्या किया स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स बिफोर द रिएक्शन इज 300.23 grams. This is the mass, total mass. Now what we have done, we are mixing both these solutions so that a chemical reaction can occur. All right. After the chemical reaction, again just see what is happening. A precipitate of calcium sulfate has formed. तो precipitate का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, कैल्शियम सल्फेट का एक व्हाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस आपको दिखेगा जो सॉल्युबल नहीं है, ठीक है, वो नीचे बैठ जाता है। तो एक प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का दिखा एंड NaCl के अंदर है वो, मतलब यहाँ पे दो नए प्रोडक्ट्स बने। यहाँ पे जो दो रिएक्टेंट्स थे वो कौन से थे, कैल्शियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, और जो प्रोडक्ट्स बने वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। बट यू कैन सी द टोटल मास, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो टोटल मास है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली द सेम। ऑलराइट, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दिस थिंग दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. Alright, now here is the thing students, why we have put this cork over here. इस cork को लगाने का क्या पर्पस है स्टूडेंट्स, पर्पस ये है कि जब हमने दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया या रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, तो मिक्स करने के बाद इट इज पॉसिबल दैट सम गैशियस प्रोडक्ट्स कैन बी फॉर्म। अगर गैशियस प्रोडक्ट फॉर्म होता है तो अगर हम इस कोनिकल फ्लास्क को ओपन रखेंगे, सो व्हाट विल हैपन, द गैस कैन एस्केप इजीली। और गैस अगर एस्केप कर रही है तो इसका मतलब आप जो प्रोडक्ट्स है उनका टोटल वेट नहीं कैलकुलेट कर सकते, एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि गैस तो क्या हो जाती है, एस्केप हो जाएगी, ठीक है। सो इफ देयर इज एनी गैशियस प्रोडक्ट बाय आफ्टर द केमिकल रिएक्शन एज अकर, सो टू स्टॉप दैट गैशियस प्रोडक्ट टू मूव आउट, गैशियस प्रोडक्ट को एस्केप करने से रोकने के लिए क्या किया गया है, अ कॉर्क इज देयर, ओके, द कोनिकल फ्लास्क हैज बीन सील्ड। इज दैट क्लियर, राइट? सो दिस वाज ऑल अबाउट law of conservation of mass. Let's talk about the next law, that is law of definite or constant proportion. What is the statement students? Please understand this very carefully. In a chemical substance, that is a compound. So here we are talking about a compound, and you know that compounds are made from two or more elements combined together. All right, but how do they combine? The elements are always present in definite proportion by mass. मतलब जब भी elements compounds बनाते हैं तो वो आपस में जब combine होते हैं तो वो कैसे combine होते हैं, by definite proportions by mass. मतलब वो exact mass होता है उनका, उसी में ही वो combine होते हैं। What does that mean? That let's understand this. Now irrespective of their source, understand this by I'm giving you an example of water molecule, okay? Now water, we all know how do we write water students, H2O, ठीक है। Now H2O का क्या मतलब हुआ, that two hydrogens are combining with one oxygen. This is what we know about H2O, two hydrogens plus one oxygen, ठीक है। So from wherever you get water, okay, whatever sources, so if I take ocean water or I take tap water, the composition always remains the same. One oxygen, two hydrogen, one oxygen, two hydrogen. Clear? So definite proportion का मतलब क्या है? First of all, the elements from which water is made, it always remains the same. One oxygen, two hydrogens, and they are combining in definite proportion by mass. मतलब mass का मतलब क्या हुआ? That if you are taking hydrogen, okay, so there are two hydrogens in water.
एक हाइड्रोजन का जो मास है वो क्या है 1u। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय u? ये u हम पढ़ेंगे हमारे अभी आने वाले सेशन में। अभी के लिए आपको क्या देखना है 1 देखो सिर्फ, ठीक है। हाइड्रोजन इज 1, ओके 1 उसका मास है। 2 हाइड्रोजन है तो कितना मास हो गया स्टूडेंट्स उसका 2, ऑलराइट। ऑक्सीजन एक है, एक ऑक्सीजन के मास क्या हो गया स्टूडेंट 16u, गॉट इट। नाउ इफ यू सी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मासेस, यहां पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं 2:, ऑक्सीजन कितना है 1, तो इनका जो मासेस का रेशियो है वो कितना है 2:16। इसको आप और सिंप्लीफाई कीजिए 1:8। दिस इज द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन in water, all right. So this is the ratio. This ratio is fixed for water. This is what this law is about. ये आपको लॉ क्या बता रहा है कि आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसका कोई भी सोर्स हो, ठीक है, कहीं से भी आप पानी ले लीजिए, this is always having hydrogen and oxygen in a fixed proportion by mass, that is 1:8. ये जो रेशियो है ये कभी चेंज नहीं होता है। मतलब इसी रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं टू फॉर्म द कंपाउंड वाटर, गॉट इट। इज दैट क्लियर? इट्स ऑलवेज 1:8। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करती हूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेज दिए हैं टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे बन सकता है? कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं, वी रिएक्ट कार्बन एंड ऑक्सीजन सो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म, ठीक है। यहां से एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। There is one more way in which carbon dioxide can be formed. क्या वे है वो स्टूडेंट्स? कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो अगर उसका डिकम्पोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप हीट करते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन होता है, मतलब ये टूटता है, ठीक है। किस में टूटता है? कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। सो देयर आर 2 ways टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एक ये वे हो गया, वन वे, एंड दिस इज द सेकेंड वे। इन बोथ दीज वेज स्टूडेंट्स, दोनों ही तरह से आपने क्या देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जब फॉर्म होता है तो वो कैसे फॉर्म होता है? 1 पार्टिकल ऑफ कार्बन, 2 पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यही 2 एलिमेंट्स है जो कंबाइन हो रहे हैं। बोथ द केसेस दीज 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर in the ratio. What is the ratio of their masses? Because in definite proportion it is said कि इनका जो मास का रेशियो होता है उसी रेशियो में ये कंबाइन होते हैं। तो कार्बन का मास होता है स्टूडेंट्स 12, ओके, और ऑक्सीजन का एक पार्टिकल का मास होता है 16, तो 2 पार्टिकल्स का कितना हो गया 32। सो 12:32। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, सो यू विल गेट 3:8। सो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन दे कंबाइन टुगेदर इन द रेशियो ऑफ 3:8 बाय मास। इनके मासेस का रेशियो क्या है? 3:8। ये हमेशा वैसा ही रहता है। कभी भी आपने whenever carbon dioxide is formed it is CO2, it's never C2O6, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, all right, it's always this thing CO2, and when you're talking about the ratios 3:8, clear? तो ये कंपाउंड फॉर्मेशन में एलिमेंट्स का जो मासेस का रेशियो है ये लॉ इसके बारे में है। गॉट इट स्टूडेंट्स? ऑल राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये एटॉमिक थ्योरी स्टूडेंट्स क्यों दी गई थी पहले ये समझते हैं। सो आफ्टर लेवॉइसियर एंड प्राउस्ट दे गेव देयर लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सो आफ्टर दैट देयर वाज अ नीड टू एक्सप्लेन दीज लॉज बिकॉज दीज लॉज वर गिवन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। एक्सपेरिमेंट की लेवॉइसियर ने, प्राउस्ट ने, उसके बेसिस पे ये 2 लॉज दिए। बट देयर वाज अ नीड ऑफ अ थ्योरी, ओके, थ्योरी की नीड थी सो दैट वी कैन प्रूव एंड एक्सप्लेन दीज experiments and the results and the laws, ठीक है। So in the ancient time students, the Greek philosophers and Indian philosophers they postulated, है ना, उन्होंने एक theory दी थी, एक statement दिया था, but there was no experimental proof. Now Lavoisier and Proust gave the experimental proof, but there was a need for a theory. तो ये theory दी थी British chemist John Dalton ने। He provided the theory of the basic theory of matter. All right, तो इन्होंने भी क्या किया, कुछ पॉइंट्स दिए थे और वो पॉइंट्स दे वर एबल टू एक्सप्लेन दीज लॉज गिवन बाय लेवॉइसियर एंड प्राउस्ट। तो ये पॉइंट्स आपको देखने हैं ध्यान से कि क्या कहना चाह रहा है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। द फर्स्ट पोस्टुलेट इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल्स called atom. Please remember this line because this line will be used in the next lesson, okay? How and why that we'll see later. डाल्टन ने क्या कहा?
एटम्स आर इनडिविजिबल, ओके, दे आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स, मैटर इस इनडिविजिबल पार्टिकल से बना है, ठीक है, दैट्स ट्रू, अभी तक के लिए हमें ये समझ में आता है. नेक्स्ट, atoms can neither be created nor be destroyed, and this is the postulate which explains the law of conservation of mass. ये जो पॉस्टुलेट है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करा है, बिकॉज दैट टोल्ड अस दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो मास का सीधा मतलब एटम से ही तो है. इफ एन एटम इज एग्जिस्टिंग तो उसका मास होगा, ठीक है. सो इन एनी केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट्स, एटम्स भी ना तो क्रिएट होते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं. सो इफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टिंग टू फॉर्म वाटर, ओके, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, वाटर बना रहे हैं. सो यू विल नॉट सी that you can't see the atoms being created, ठीक है. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम से तो है यहाँ पे वाटर में, ऐसा तो नहीं यहाँ पे कार्बन का एटम भी आ गया या नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा हो गए. नंबर ऑफ एटम्स बिफोर द रिएक्शन एंड आफ्टर द रिएक्शन रिमेन द सेम, ओके. तो ये वाला जो पोस्टुलेट है इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी एक्सप्लेन किया है. ऑलराइट, बिकॉज एटम्स अगर क्रिएट नहीं हो रहे, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे, इसका मतलब मास क्रिएट नहीं हो रहा, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा. गॉट इट? Now the third postulate, atoms of the same element. Now remember students, we have already learned what elements are, ठीक है. एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं, हर एलिमेंट, देयर आर सो मेनी, अबव 100 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड, तो उन एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, राइट. सो हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, सो हाइड्रोजन के एटम्स. ऑक्सीजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन के एटम्स. So atoms of the same element. So if I am talking about hydrogen, तो hydrogen का atom, okay, hydrogen is an element, उसका atom are identical in all respects, especially size, shape and mass. So if I am talking about hydrogen, so from wherever you take hydrogen atom, ठीक है, hydrogen atom आप कहीं से भी ले लीजिए, वो identical होंगे, okay, hydrogen atom आप कहीं से भी ले लीजिए, they are identical in mass, in size, in shape and in chemical properties, okay, chemical properties भी same रहेंगी atoms की of the same element. For example, if I talk about iron, ठीक है, so if you are taking iron from an almirah or say iron from any of the tools, okay, if you have any tool made up of iron and if you have iron almirah, तो दोनों में ही क्या होंगे, iron के atoms होंगे. तो वो आयरन के एटम्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे साइज में, शेप में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में. बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, सो हाइड्रोजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट एंड आयरन इज अ डिफरेंट एलिमेंट, ऑक्सीजन इज अ डिफरेंट एलिमेंट. तो ये तीनों एलिमेंट्स अलग अलग है, तो इनके एटम्स भी डिफरेंट डिफरेंट है. हाइड्रोजन का एटम अलग है, आयरन का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है. दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे हैव डिफरेंट शेप, साइजेस, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है. यहाँ पे अगर एलिमेंट्स अलग अलग है मतलब उसके एटम्स भी अलग अलग है. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मास, तो मास में भी अलग है, साइज में भी अलग है, शेप में भी अलग है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो डिफरेंट. गॉट इट? सो सेम एलिमेंट के एटम्स का आइडेंटिकल एवरीथिंग, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. ऑलराइट, atoms of different elements combine in a fixed ratio of small whole numbers to form compounds. So we know students that compounds are formed when two or more than two elements combine in a fixed ratio. This is what we talked about when we were studying compounds, right? तो हमेशा जो elements होते हैं वो fixed ratio में combine होते हैं और क्या बनाते हैं, compounds बनाते हैं. जैसे हमने बोला था water, right? Water is a compound made from two hydrogen particles and one oxygen particle. Got it? Or two hydrogen atoms and one oxygen atom. All right? So they are always combining in fixed ratio of small whole numbers, 2 and 1. 2:1 का यहाँ पे atomic you can say ratio है, 2 atoms of hydrogen, 1 atom of oxygen. And if you are talking about mass, then they are combining in the ratio of 1:8. This is also fixed. Now let's see the last postulate, students. The relative number and kinds of atoms are constant in a given compound. And this last postulate is an explanation of law of constant proportion. Why?
लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है आपको कि फ्रॉम वेरेवर यू टेक एनी कंपाउंड वट एवर द सोर्सेज, आप चाहे कहीं से भी कोई कंपाउंड लेकर आइए, दे ऑलवेज हैव द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सेम रेशियो बाय मास। तो ये भी क्या कह रहा है, नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स, मतलब जिससे कंपाउंड बना है उसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं और जितने काइंड्स ऑफ एटम होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड, so we saw that there are two ways of making carbon dioxide. By both the ways we got carbon dioxide as CO2, all right, carbon combining with oxygen, one atom of carbon, two atoms of oxygen. तो ये जो number और kind of atom है ये same रहता है from wherever you are taking the compound and by which method you are preparing it. Got it? So this was all about the postulates of Dalton's atomic theory. And this theory was, given by Dalton so that we can explain the laws of chemical combination. So hopefully students, now you understand what are the laws of chemical combination. ये दो बहुत ही important laws है जो ये chemical science के base है, right? So we talked about laws of chemical combination in this particular video lesson. We also saw what is Dalton's atomic theory. इसके postulates हमने समझे. Hopefully you are now able to understand both these topics, students. Now is the time, students, that we go on to our very interesting section, the quiz time. All right, let's assess your progress. Which among the following is not a postulate of Dalton's atomic theory? So not a postulate. Atoms cannot be created or destroyed. This is a postulate. हमें पता है atoms cannot be destroyed or created. Atoms of different elements have different sizes, masses and chemical properties. बिल्कुल सही. अगर डिफरेंट एलिमेंट्स है तो उनके एटम्स अलग अलग होंगे, उनके अलग अलग मासेस होंगे, साइज होगी, प्रॉपर्टीज होंगी. एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल. नो, दिस इज द पोस्टुलेट विच इज नॉट अ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पोस्टुलेट. ऑलराइट, डाल्टन ने बल्कि ये कहा था कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स. ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी सेम होती है, मास सेम होता है, सही होता है, एग्जैक्ट होता है. Then size, shape, all are identical. Okay, so this is a postulate which is not there in Dalton's atomic theory. The last postulate, let's see. Atoms of different elements combined in a fixed ratio of small whole numbers to form molecules and compounds. So this one is there. All right. So the third postulate is not there in the Dalton's atomic theory. Let's move on. A sample of ammonia. Okay, so ammonia is what, students? NH3. Okay, please remember these small compounds. Okay, you should know what are they. A sample of ammonia, nitrogen and hydrogen are always present in the ratio of 14:3 by mass. Okay, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमेशा 14:3 का जो रेशियो होता है उसी में अमोनिया आता है. ठीक है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो आपको मास का रेशियो दिया है, irrespective of the source from which we get ammonia. तो अमोनिया को प्रिपेयर करने के बहुत वेज है. From any way you prepare ammonia, you will get the same ratio of masses, nitrogen is to hydrogen. Now this data supports, so whatever information you are getting, which law is governing this statement? So law of conservation mass, is this data supporting this law? No. Law of conservation of mass says that mass can neither be created nor be destroyed. तो यहाँ पे हमें masses की बात नहीं की, यहाँ पे हमने रेशियो बताया है masses का. तो रेशियो जब बताते हैं स्टूडेंट्स, मल्टीपल प्रोपोर्शन हमने पढ़ा ही नहीं है. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन इज द राइट आंसर, जो क्या कहता है, whenever a compound is formed, the elements combine in the fixed ratio by mass. Okay, so ratio is constant. तो यहाँ पे यही बताया गया कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो मास का रेशियो है, it is always 14:3. Got it? Avogadro's law we have not studied, so the third option is the correct one. अब देखते हैं next question. 10 grams of reactant A reacts with 5 grams of reactant B. So we have two reactants. A is of 10 grams mass and B is 5 grams. What will be the total mass of the products formed after the reaction? तो हमें total mass products का बताना है. Students, as I told you, if you add the total mass of the reactants, it should be equal to the total mass of the products according to the
कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर हम रिएक्टेंट्स, दोनों रिएक्टेंट्स ए और बी के टोटल मास को देखें तो क्या होगा वो 10 + 5 दैट इज 15 grams. Got it? And which option is there? This is the option D. Okay. So this is the total mass of the products which is formed after the chemical reaction. So students, here we come to the end of this video lecture. Students, hopefully you understood this very basics of chemistry. ये आपका base है students chemistry का, इसको समझना बहुत important है. So I hopefully these two laws are quite easy to understand, but please practice more and more questions of these so that you retain them in mind. I'll meet you in the next one. Till then, keep studying students, keep revising. Thank you so much for watching.